कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू साहित्य के जाने माने लेखक थे। आज भी उनकी रचनाओं को बहुत शौक से पढ़ा और सुना जाता है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मीना बाजार। दो आशिकों को तवाज़ुन बरकरार रखना, जबकि दोनों आईसीएस से अफराद हों, बड़ा मुश्किल काम है। मगर रंभा बड़ी खुश उस बूली से काम को सरअंजाम देती थी। उसके नए आशिकों की खेप उस हिल स्टेशन में पैदा हो गई थी, क्योंकि रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसका प्यारा प्यारा चेहरा किसी आर्ट मैगज़ीन के सरे वर्क की तरह जाज़िबे नज़र था। उसकी सुनहरी जिल्द नायलॉन की सतह की तरह बेदाग और मुलायम थी। उसका नौजवान जिस्म नए मॉडल की गाड़ी की तरह स्प्रिंगदार नज़र आता था। दूसरी लड़कियों को देखकर ये एहसास होता था कि उन्हें उनके माँ बाप ने शायद औंधे सीधे रंग से पाला है, लेकिन रंभा किसी मॉडर्न कारखाने की ढाली हुई मालूम होती थी। उसके जिस्म के खतूत, उसके होंठ, कान, नाक, आँखें, नट बोल्ट, स्प्रिंग कमानियाँ अपनी जगह पर इस कदर कायम और सही और दुरुस्त मालूम होती थी कि जी चाहता था रंभा से उसके मेकर बल्कि मैन्युफैक्चरर का नाम पूछ के उसे 11,000 ऐसी लड़कियां सप्लाई करने का फ़ौरन ठेका दे दिया जाए। जमुना रंभा की तरह हसीन तो ना थी, लेकिन अपना बूटा सा कद लिए इस तरह हौले हौले चलती थी जैसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से अटखेलियाँ करती जा रही हों। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक ऐसा हसीन तमूज़ पैदा करते थे जो अपनी फितरत में किसी वायलिन के नगमे से मुशाबह था। स्टेशन के लोअर माल रोड पर जब वो चहलकदमी के लिए निकलती थी तो लोग उसके जिस्म के ख्वाबीदा फितनों को देख देख कर मबहूत हो जाते थे। जुबैदा की आवाज़ बड़ी दिलकश थी और किसी हाई फाई रेडियो से मिलती जुलती थी। उसे देखकर किसी औरत का नहीं, किसी ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्ड का ख्याल आता था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसकी सांवली रंगत पर उसके सफ़ेद दांत बेहद भले मालूम होते थे, और जब वो कभी कहकहा मारकर हंसती तो ऐसा मालूम होता गोया नाजुक कांच के कई शैंपेन ग्लास एक साथ एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसी औरत के साथ क्लब में बैठकर लोगों को बेपिए ही नशा हो जाता है। मृणालिनी की आंखें बड़ी उदास थीं और होंठ बड़े खूबसूरत थे। उसकी निगाहों की उदासी हल्के रंगों वाले गलीचे की तरह मुलायम, मध्यम और खुनुक थी। उन्हें देखकर जी चाहता था कि ज़िंदगी के पर पेच और खारदार रास्तों से गुजरते हुए इन सायादार पलकों के नीचे चंद लम्हे आराम और सुकून के बिताए जाएं। उसे देखकर उस रेस्तरां की याद आती थी जो डायना पैक जाते हुए रास्ते में पड़ता है। घने देवदारों तले मध्यम रोशनियों वाले बरामदे में खामोशी और बाअदब बहरे और ताज़ा लेमन जूस। इस रेस्तरां में बैठकर मोहब्बत के मारों ने अक्सर मृणालिनी को याद किया है, और मृणालिनी को देखकर उन्हें अक्सर इस रेस्तरां का ख्याल आता है। बाज़ औरतें ऐसी ही खूबसूरत होती हैं। रोज़ा गुलाब तो ना थी, लेकिन तितली की जड़ जरूर थी। हर वक्त थिरकती रहती और मंडराती रहती, लेकिन मर्दों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि डांस हॉल में। रॉक एंड रोल से मॉडर्न ट्विस्ट तक उसे हर तरह का नाच आता था। उसका सिर्फ एक आशिक था, हालांकि कई हो सकते थे, मगर वो 2 बरस से सिर्फ एक ही आशिक पर सब्र किए बैठी थी, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी, और शादी के लिए सब्र करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अपना महबूब क्यों ना हो। रोज़ा ने पीटर पर कनाअत कर ली थी, मगर मुसीबत ये थी कि पीटर ने अभी तक सब्र ना किया था, क्योंकि पीटर रोज़ा से भी बेहतर डांसर था और वो आईसीएस का अफसर था, और रंडुआ होकर भी ऐसा कुंवारा धुला धुला सा मालूम होता था कि रंभा ऐसी खूबसूरत लड़की भी उसे लिफ्ट देने लगती थी। गो रंभा को रोज़ा किसी तरह अपने से बेहतर समझने पर तैयार ना थी। रोज़ा का जिस्म किसी 12-13 बरस के लड़के की तरह दुबला पतला था। ऐसी ही उसकी आवाज़ थी। उसके लहरेदार कटे हुए बाल कितने खूबसूरत थे। स्याह जीन्स में रोज़ा की लंबी मखरूती टांगें थीं। उसका सारा जिस्म किसी जेट हवाई जहाज़ की तरह नाजुक खतों का हामिल था। रंभा कौन होती है पीटर को मुझसे छीन लेने वाली? इला, जो किसी ज़माने में मिसेस केला चंद थीं
और अब तलाक हासिल कर चुकी थीं। आज भी अपने नेपाली हुस्न से लोगों की आंखें खीरा किए देती थीं। आर्याई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस तरह घुल मिल गया था कि इन दोनों की आमेजिश से जो मुजस्समा तैयार हुआ उसमें बिल्कुल एक नए तरह की फबन और माकपन था। इला के कपड़े सारी हाई सोसाइटी में मशहूर थे। उसके हुस्न में जो कमी थी इला उसे कपड़ों से पूरा कर लेती थी, कपड़ों से और जेवरात से। इला के पास एक से एक खूबसूरत जवाहरात के बढ़िया सेट थे और आज से 5 साल पहले इला ने शिमला और दार्जिलिंग में एक सीजन में 2 ब्यूटी कंपटीशन जीते थे। कुछ लोगों के ख्याल से अब वो पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन मुसलसल झाड़ पोंछ, एहतियात और मालिश से उसकी आबो ताब बदस्तूर कायम थी। फिर हिल स्टेशन कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुनासिब वरों की तलाश थी। उनके नाम बिल तरतीब सुधा, माधुरी और आशा थे। उन तीनों में आशा का शुमार तो खुले तौर पर बदसूरतों में किया जा सकता था। अलबत्ता सुधा और माधुरी गो खूबसूरत ना थीं, लेकिन निक सुन दुरुस्त थीं। मगर चूंकि वो कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए उनका शुमार भी खूबसूरत लड़कियों में होता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर मिनिस्टर की तकदीर एक अदबी शाहकार समझी जाती है। उनके अलावा सीता मल्होत्रा, बिरजीस, अब्दुल रहमान, बलेसर कौर, पुष्पा राजना, खुर्शीद गुरुवाला और मेजर आनंद की लड़की गौरी वगैरह वगैरह भी इस हिल स्टेशन के सालाना ब्यूटी कंपटीशन में शामिल थीं, जो अभी क्लब के लॉन में शुरू होने वाला था। ये खूबसूरती का मुकाबला इस हिल स्टेशन का गोया सबसे बड़ा कौमी त्यौहार होता है। इस रोज़ क्लब के लॉन में सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। रंग बिरंगी झंडियाँ, जर्ग बर्ग साड़ियों में मलबूस औरतें, सुनहरी बियर के सफ़ेद कफ से उबलते हुए जाम, हिस्सा लेने वाली लड़कियों के खौफजदा खोखले कहकहे, आशिकों और माँ बापों की तिफ़्ल तसल्लियाँ, आखिरी मिनट पर ब्लाउज़ बदलना और साड़ी की आखिरी सिलवट दूर करना, आईने में देखकर भवों की कमान की आखिरी नोक को तेज़ करना। बाप रे, ये ब्यूटी कंपटीशन भी ICS के कंपटीशन से किसी तरह कम नहीं। और कुछ हो ना हो, इसमें अव्वल नंबर पाने वाली लड़की को वर तो ज़रूर मिल जाता है, और वो भी किसी ऊंचे दर्जे का। इसलिए हर सीजन में दर्जनों लड़कियां इसमें खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं और माँ बाप खुशी खुशी उनको इजाज़त दे देते हैं। आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के एक जज कुंवर बांदा सिंह रोहिलखंड डिवीज़न के साबिक चीफ कमिश्नर थे। दूसरे जज सर सुनार चंद थे, जिनके मुशायरे और कवि सम्मेलन हर साल दिल्ली में धूम मचाते हैं। ये मान लिया गया था कि जो आदमी मुशायरे और कवि सम्मेलन कामयाब करा सकता है, वो औरतों को परखने का भी माहिर हो सकता है। फिर जजों की कमेटी में एक मेंबर साबिक जस्टिस देशपांडे भी चुन लिए गए थे, ताकि इंसाफ के पलड़े बराबर रहें। एक मेंबर सैयद इम्तियाज़ हुसैन ब्राइट लॉ थे, जिनके मुताल्लिक मशहूर था कि हर रोज़ अपनी बीवी को पीटते हैं। 5वें जज कुमाऊँ के रईस आज़म दीवान बलराज शाह थे, जिनके मुताल्लिक ये मशहूर था कि उनकी बीवी हर रोज़ पीटती है। मुकाबले के कौंसिल में जजों के 2 नाम और पेश किए गए थे। एक तो हिंदी के मशहूर कवि कुंज बिहारी शर्मा थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में औरतों के हुस्न पर बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। दूसरे कमर ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर कमरुद्दीन कुरैशी थे, जिनके बेहतर जवाहरात के जेवर यूपी में तो कोई बनाता ही नहीं था। मगर ये दोनों हजरात रईस ना होने की वजह से वोटिंग में हार गए। किसी औरत को जजों की कमेटी में नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक तयशुदा बात है कि हर औरत अपने से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं समझती। अगर किसी औरत को जजों की कमेटी में शामिल कर लिया जाता तो वो मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों को रंग व नस्ल और खदो खाल का इम्तियाज़ किए बगैर 0 नंबर दे डालती। लिहाजा शदीद बहस व तमहीज़ के बाद यही तय पाया कि इस कमेटी में किसी औरत को शामिल ना किया जाए, और यही 5 मर्द जज मुकाबला हुस्न का फैसला करने के लिए चुन लिए गए। दिन बड़ा चमकीला था। आसमान पर उजले उजले सफ़ेद दरखशां बादल गोया फैक्ट्री का सब्ज गालीचा मालूम होता था।
बच्चे इस कदर धुले धुलाए और साफ शफाफ नजर आते थे गोया प्लास्टिक के बने हुए हों। वसीओ अरीज लॉन के किनारे किनारे क्यारियों में स्वीट पी, डेलिया, लार्क सिपर, पटिवेनिया और कार्नेशन के फूल कुछ इस कायदे और तरतीब से खिले हुए थे गोया कागज़ से काट कर टहनियों में चिपकाए गए हों। अर्ज ये कि बड़ा हसीन मंजर था। सबसे पहले अनाउंसर ने लॉन के दरमियान खड़े होकर एक जोरदार घंटी बजाई। 3 बार ऐसी घंटी सुनकर लोग बाग ज़ौक दर ज़ौक क्लब के मुख्तलिफ कमरों से निकलकर बाहर लॉन में आने लगे। लॉन में एक किनारे आधे दायरे की शक्ल में सोफ़े और कुर्सियां बिछा दी गई थीं। सबसे आगे के सोफ़े पर 5 जज बैठ गए। उनके पीछे क्लब के सरबर आबरदा असहाब, उनके बाद खास शुरफा और फिर आम शुरफा। सबसे आखिर में लकड़ी की बेंचों पर हमारे जैसे रजील और कमीने खड़े हो गए और बात बेबात पर कहकहा मार कर हंसने लगे। आखिर में अनाउंसर को ज़ोरदार घंटी बजाकर सबको चुप कराना पड़ा। साबिक जस्टिस देश पांडे ने उठकर मुकाबले के फाइनल में आने वाली लड़कियों की फहरिस्त पढ़कर सुनाई। फिर बैंड बजना शुरू हुआ और बैंड के गीत पर सब लोगों की नज़रें क्लब की सीढ़ियों पर लग गईं, जहां अंदर के मेकअप रूम से हसीनाएं सीढ़ियां उतरकर क्लब के लॉन पर जजों के सामने आने वाली थी। सीढ़ियों से लेकर जजों के सामने तक एक लंबा सा सुर्ख गालीचा बिछा दिया गया था, जिस पर चलकर मुकाबले में हिस्सा लेने वालियां अपनी अपनी अदाएं, करिश्मे, इश्वे या नखरे दिखाने वाली थीं। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दूरबीनें निकाल लीं। सबसे पहले इला सुर्ख रंग की साड़ी संभालती मटकती 100 बल खाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। खुशबुओं के भपके दूर दूर तक फैल गए। इला के चेहरे पर अजीब सी फातिहाना हंसी सी मुस्कुराहट थी। जजों के सामने उसने अपना मुंह मोड़कर बड़ी शोखी और नाज के साथ सबको अपना कटीला रुख दिखाया और उसके कानों में चमकते हुए याकूत के आवेज़े निगाहों में लरज़ लरज़ गए। फिर वो अपना गोरा गुदाज हाथ आगे बढ़ाकर सेब की डाली की तरह लजाकर कुछ इस अदा से अपने साड़ी के पल्लू को संभाल कर पलटी कि तमाशाइयों के दिलों में मौज दर मौज लहरें टूटती चली गईं। जुबैदा एक मुग़ल शहज़ादी के रूप में नमूदार हुई। गहरे जामनी रंग का कामदानी गरारा, उसके ऊपर हल्के ऊदे रंग के लखनऊ की बारीक फूलदार कमीज़, उसके ऊपर लहरिएदार चुना हुआ दुपट्टा, उसके ऊपर जुबैदा की गर्दन, वो मशहूर सुराहीदार गर्दन जिसे देखकर जी चाहता था कि उसे उलट कर सारी शराब पी ली जाए। इस गर्दन के गिर्द उस वक्त जड़ाऊ ज़मुर्रद का गला बंद चमक रहा था और उसके हुस्न को दोबाला कर रहा था। इस गर्दन के ऊपर जुबैदा का सांवला सलोना प्यारा सा चेहरा था। जुबैदा बड़ी तमकिनत से चलते चलते जजों के सामने आई, गर्दन उठाकर अपनी सुराही के खम को वाज़ेह किया और यकायक हंस पड़ी और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांतों की लड़ी बिजली की तरह कौंध गई। रोज़ा गहरे सब्ज़ रंग की तंग जीन्स के ऊपर लेमन रंग का फनता हुआ ब्लाउज़ पहनकर जो आई तो उसके सीने का उभार, उसकी कमर का खम, उसकी लंबी मखरूती टांगों की दिलकशी और रानाई हर कदम पर वाज़ी होती गई। बहुत से फोटोग्राफर तस्वीरें लेने लगे। मुस्कुराती हुई रोज़ा ने गर्दन को जरा सा झुकाकर सब तमाशाइयों से खराजे तहसीन वसूल किया और चली गई। फिर सुधा मेहता आई और उसके बाद माधुरी मेहता। दोनों बस ठीक थीं, ना अच्छी ना बुरी। चूँकि चीफ कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए आगे बैठने वाले सरबर आवरदा लोगों ने उन बच्चों का दिल रखने के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। मगर उसके बाद आशा मेहता जो निकली तो किसी को ताली बजाने की हिम्मत ही ना हुई। ऐसी साफ खरी बदसूरत थी कि मालूम होता था कि मेकअप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी मटकती हुई चली गई। तमाशाइयों ने सुकून की सांस ली। सीता मल्होत्रा टसर के रंग की सुनहरी बनारसी साड़ी पहने हुए आई। बनारसी साड़ी के नीचे का पेटीकोट बहुत उम्दा था। पेटीकोट भी अगर नायलॉन का होता तो मुमकिन है कुछ नंबर बढ़ जाते। मृणालिनी ने देवदासियों की तरह बाल ऊपर बांधकर शूंती के फूलों से सजाए थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था, सिवाय काजल की एक गहरी लकीर के, जिसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की उदासी और अथाह गम को और उभार दिया था। जजों के करीब आकर उसने कुछ इस अंदाज से उनकी तरफ देखा
जैसे वहशी हिरनी शहर में आकर खो गई हो, या जमुना देवदास के लिए रो रही हो। फिर वो चली गई। उसके बाद बिरजीस, खुर्शीद, गौरी वगैरह एक एक करके बाहर निकली और अपनी अपनी अदाएं दिखाकर रुखसत होती गईं। सबसे आखिर में रंभा निकली और उसके निकलते ही बैंड जोर जोर से बजने लगा और तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं। रंभा ने चुस्त पंजाबी कमीज़ और शलवार पहन रखी थी। ये लिबास उसके जिस्म पर इस कदर चुस्त था कि बिल्कुल तैराकी का लिबास मालूम होता था। उस लिबास में रंभा के जिस्म का एक एक खम नुमाया था। जब वो चलती थी तो उसके टखनों पर उलझी हुई झांझनों के छोटे छोटे घुंघरू एक रुपहली आवाज़ पैदा करते जाते थे। उसे देखकर तमाशाइयों के गलों से बेइख्तियार वाह वाह की सदा निकली। चारों तरफ से तहसीनों मरहबा के डोंगरे बजने लगे। अब इसमें तो किसी को कलाम ही नहीं था कि इस साल की मल्लिकाए हुस्न रंभा ही चुनी जाएगी। जब सब लड़कियां चली गईं तो जज भी उठकर क्लब के अंदर एक कमरे में मशवरा करने चले गए। उनके जाने के बाद तमाशाइयों का शौक इंतहा को पहुंच गया। लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। कोई किसी को नंबर देता था। हर आशिक अपनी महबूबा के गर्द हाला खींच रहा था। हर माँ अपनी बेटी की तारीफ में तरज़बान थी, मगर अक्सरियत रंभा के हक में थी। अलबत्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिए जा रहे थे। कोई जमुना का नाम लेता था, कोई ज़ुबैदा का, कोई बिरजीस का, कोई सीता मल्होत्रा पर मर मिटा था। 15-20 मिनट के बाद जज अपने कमरे से नमूदार हुए। साबिक जज देशपांडे के हाथ में कागज़ का एक पुर्जा था। जज देशपांडे फैसला सुनाने के लिए उठे। सारा मजमा खामोश हो गया। जस्टिस देशपांडे ने अपनी ऐनक ठीक की, खखार के गला साफ किया, फिर कागज़ के पुर्जे को अपनी नाक के करीब लाकर ऊंची आवाज़ में कहा, जजों का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये है कि इस साल की ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर पर आने और मुल्क ए हुस्न कहलाने की हकदार मिस सुधा मेहता हैं। नंबर 2 मिस माधुरी मेहता और नंबर 3 मिस जुबैदा। चीफ कमिश्नर मेहता के घर में कोहराम सा मचा हुआ था। आशा मेहता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। शाम को जब कमिश्नर साहब क्लब से घर लौटे तो आते ही उनकी बीवी ने आड़े हाथों लिया। हाय मेरी बच्ची दोपहर से रो रही है। हाय तुमने आशा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। हाय आग लगे तुम्हारे चीफ कमिश्नर होने पर। क्या फ़ायदा है तुम्हारी चीफ कमिश्नरी का जब मेरी बच्ची इनाम हासिल नहीं कर सकी। अरे सुधा और माधुरी को तो फिर भी वर मिल जाएंगे, लेकिन जिस बच्ची का तुम्हें ख्याल करना था उसी का ना किया। अरे हाय हाय। चीफ कमिश्नर साहब ने गरज कर कहा, बावली हुई हो क्या? तुम्हारी 2 बच्चियों को तो मैंने किसी ना किसी तरह इनाम दिलवा ही दिया। अब तुम्हारी तीसरी बच्ची को भी इनाम दिलवाता तो लोग क्या कहते? आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज़ है। प्रतिभा और सिफारिश में जब कंपटीशन हो तो अक्सर जीत सिफारिश की ही होती है। इसी कड़वे सच को बयां करती है कृष्णचंद्र की ये कहानी मीना बाज़ार। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शुक्रिया।